स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट स्मार्ट नॉलेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 की हिंदी इलेक्टिव कोर्स के बारे में बात करेंगे, उनकी जो अंतरा की बुक है उसी की काव्यखंड के बारे में। तो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है नागार्जुन वर्मा जी कवि के द्वारा लिखी गई कविता जिसका नाम है बादलों को घिरते देखा है। तो ये वीडियो आपकी अराउंड 15 मिनट की बनेगी, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपके बादलों को घिरते जो देखा है, ये जो कविता है उसके स्टैंजा को लिखा हुआ है और बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की है ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले आपका जो स्टैंजा है उसे हम पढ़ते हैं। मैं आपको स्टैंजा पढ़ के भी बताऊँगा और समझाऊँगा भी, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये है आपका पहला स्टैंजा जो है, ठीक है। एक मिनट, हाँ ये है आपका पहला स्टैंजा। अब देखिए, अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अब इनके माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है इन लाइनों के माध्यम से, आइए अब वो जानते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे मैं पहले अंडरलाइन करता हूँ फिर आपको समझाऊँगा, एक सेकेंड। हाँ तो देखिए ये स्टैंजा जो है उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि बादलों को घिरते देखा है। कविता के इस प्रथम छंद में कवि ने हिमालय की चोटियों की व्याख्या की है, यानी कि इस छंद में जो पहला छंद है यहाँ पे कवि ने हिमालय की चोटियों की व्याख्या की है कि किस तरीके से हिमालय की चोटियाँ बर्फ़ की सफ़ेद चादर से ढकी हैं और इतनी सुंदर लगती है कि उन्हें देखने वाले एक पल भी अपनी पलकें नहीं झपकाते, यानी कि वो इतनी मनमोहक लग रही हैं। सफ़ेद बर्फ़ से ढकी जो चोटियां हैं बहुत ही मनमोहक कि जो भी उन्हें देखता है वो अपनी पलकें तक नहीं झुकाता है। कवि हिमालय की चोटियों के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि हिमालय की चोटियाँ धूप के कारण बहुत ही ज़्यादा उज्ज्वल नज़र आती हैं, यानी कि जो बर्फ़ पड़ी हुई होती है उसकी वजह से काफ़ी उज्ज्वल दिखाई देती है। बर्फ़ के कारण भी सुंदर दिखती हैं। इतना ही नहीं, ओस की बूंदें कवि के छोटे छोटे मोतियों को समान लगती हैं, यानी कि उन चोटियों पर जो ओस की बूंदें पड़ी हुई हैं वो भी उन्हें मोतियों के समान प्रतीत होती हैं, ठीक है। उसके बाद है कि जब ये छोटी छोटी ओस की बूंदें कमल के फूलों पर गिरती हैं तो वे पूरे कमल के फूल का सौंदर्य ही बदल देते हैं, यानी कि कमल का फूल तो वैसे भी अच्छा लगता है, लेकिन जब ये छोटी छोटी ओस की बूंदें उन कमलों के फूलों पर गिरती हैं तो और भी उसका जो सौंदर्य है वो काफ़ी बदल जाता है और बहुत ही मनमोहक, बहुत ही सुंदर लगता है। कवि ने इन सभी दृश्यों का मन खोलकर आनंद लिया है और उसी आनंद को कवि ने कविता के माध्यम से, इस छंद के माध्यम से यहाँ पे व्यक्त किया है, ठीक है। उसके बाद दूसरे स्टैंजा की हम बात करते हैं। आई होप आपको पहला स्टैंजा समझ में आ गया होगा। अब ये है दूसरा वाला, देखिए क्या है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विसंततु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अब इनके माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, यानी कि इन लाइनों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, आइए वो जानते हैं। तो देखिए पहले तो ये दो मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि ये जो दो लाइनें हैं पहले वो आपको बताता हूँ, उसके बाद ये लास्ट की हम लाइन कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है कवि ने हिमालय प्रदेश में बादलों के घिरने का वर्णन तो किया ही है, साथ ही वहाँ के जल में रहने वाले हंसों के विषय में भी यहाँ पे बताया गया, यानी कि हिमालय के साथ साथ वहाँ पे जो हंस रहते हैं उसके बारे में बताया गया, किस तरह से हंस तालाबों में तैरते हैं। उनके तैरने पर तालाब का सौंदर्य बिल्कुल बदल जाता है। जब भी लोग तालाब की ओर देखते हैं तो तालाब में मौजूद हंस लोगों के पंखों का आकर्षण बन जाते हैं। कहा जाता है कि हिमालय की झील और तालाब के पानी में ठंडक होती है। हिमालय से बहने वाली नदियाँ भी बहुत ठंडी होती हैं। यही कारण है कि यहाँ पर ठंडक पाने के लिए, गर्मी से बचने के लिए हंस रहते हैं। यानी कि अब यहाँ पे हंसों की यहाँ पे व्याख्या की गई कि हंस वहाँ पे किस तरह से रहते हैं, उनकी जीवन शैली के बारे में, ठीक है, वो यहाँ पे बताया गया है कि हिमालय पर्वत के आसपास हंस भी रहते हैं, ठीक है।
एक बार जो हंस हिमालय पर्वत की झील एवं नदियों में पहुंच जाते हैं वे वापस कहीं और नहीं जाने का मन करता है। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हिमालय की सुंदरता न सिर्फ मनुष्यों को बल्कि पशु पक्षियों यानी कि हंसों को भी अति प्रिय है। ठीक है, तो यहाँ पे हंसों के बारे में बताया गया कि हंस कैसे रहते हैं। हंस वहाँ पे पहुँच जाते तो उनका भी आने का कहीं और जाने का मन नहीं करता है। उसके बाद फिर आता है अगला स्टैंजा। अगला स्टैंजा है ये वाला। ठीक है, वो क्या है देखिए। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारूढ़ की मृदु किरणें थी, अलग बलग स्वर्णिम शिखर था। एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित बेवश उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें। उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर पेड़ कलह छिड़ते देखा है, बादलों को घिरते देखा है। तो ये हुआ हमारा एक और स्टैंजा। अब इसकी व्याख्या यहाँ पे देखिए। व्याख्या बहुत ही इजी है इसकी, मतलब कि इन लाइनों के माध्यम से कवि ने बहुत ही बड़ी बात छोटे शब्दों में कही है, तो बहुत इजी है। क्या है देखिए। बादलों को घिरते देखा है। कविता के इस भाग में कवि ने वसंत ऋतु का वर्णन किया है। पहले वर्णन किया था हिमालय पर्वत के बारे में, दूसरे में किया है हंसों के बारे में, तीसरे में किया है वसंत ऋतु के बारे में। सुबह की सुंदर बेला है, वायु धीरे धीरे मंद गति से बह रही है, यानी कि ठंडी का टाइम है, वसंत का टाइम है, सुबह हो रही है और धीरे धीरे मंद गति से ठंडी ठंडी हवा बह रही है। सूरज अपनी लालिमा से संपूर्ण पृथ्वी पर प्रकाश की नई किरणें बिखेर रहा है। वहीं कवि की दूसरी ओर चकवा एवं चकई के जोड़े दिखाई दे रहे हैं। इन्हें यह अभिशाप मिला हुआ है, किन्हें? चकवा एवं चकवी को यह अभिशाप मिला हुआ है कि ये दोनों रात्रि में एक साथ समय नहीं बिता सकते। इस कारण ये दोनों रात्रि में अलग अलग रहते हैं और दूसरे दिन सुबह पूर्ण सूर्य के उगने के बाद मिलते हैं। एक दूसरे को एकटक देखते हैं, मानो एक रात्रि के बाद नहीं बल्कि कई वर्षों बाद मिले हैं। इस तरीके से एक दूसरे से मिलाप करते हुए अपने वियोग की स्थिति को ख़त्म करते हैं एवं खुशी खुशी समय बिताते हैं। यानी कि इस स्टैंजा में वसंत ऋतु के साथ साथ चकवा एवं चकवी के जोड़े, ये जो पक्षी हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो ये आपस में ये बेसिकली प्रेमी हैं दोनों। ठीक है, तो जब रात होती है तो ये बिछड़ जाते हैं क्योंकि इन्हें अभिशाप मिला हुआ है, ये रात में एक साथ समय नहीं बिता सकते हैं। सुबह होती है तो एक दूसरे को एकटक देखते रहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो इन्हें एक रात नहीं बल्कि कई वर्षों बाद ही एक दूसरे से मिले हों। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अगले स्टैंजा की तरफ। अगला स्टैंजा है ये वाला और आई होप आपको समझ में आ गया होगा वो वाला। इसमें देखते हैं। दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निच के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने घर चढ़ते देखा है, बादलों को गिरते देखा है। आई होप कि आपने ये सुना होगा, समझा होगा। अब देखिए इसकी व्याख्या कैसे करनी है वो आपको मैं बताता हूँ। तो व्याख्या देखिए। कवि हिमालय की चोटियों के नीचे खड़े, यानी कि जो कवि है वो हिमालय की चोटियों के नीचे खड़े हैं। कविता के इस अंश में वे उस युवक कस्तूरी मृग का वर्णन करते हैं, यानी कि यहाँ पे उस युवा रूपी उस कस्तूरी मृग का वर्णन कर रहे हैं जिसके शरीर से एक ही अच्छी सुगंध आ रही है, मगर वह अपने शरीर की सुगंध से ही अनजान है और पहाड़ों के बीच भागता हुआ उस सुगंध को खोज रहा है। उसे पता नहीं है कि ये सुगंध उसके अपने शरीर से ही निकले हुए संपूर्ण हिमालय में इधर उधर भटक रहा है। अतः अंत में मृग चिढ़ जाता है और कवि को मृग को चिढ़ा हुआ देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। यानी कि कवि ने यहाँ पे जो कस्तूरी मृग है उसके बारे में बताया कि कस्तूरी मृग अपने जो उसे खुशबू आ रही है वो उसे खुद नहीं पता कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। उसे ढूंढता फिरता है, जब वो थक जाता है, उसे नहीं मिलता, वो चिढ़ने लगता है और वो खुशबू उसका पीछा नहीं छोड़ती क्योंकि वो तो उसके शरीर से आ रही है। तो ऐसे उस मृग को देखते हुए कवि इस चित्रण का आनंद भरपूर लेता है। ठीक है, फिर आता है अगला स्टैंजा ये वाला। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है। कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिनका कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर,
कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा या होगा ना यहीं पर, जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नवचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादलों को घिरते देखा है। अब देखिए इस कविता का हम मतलब कि इन लाइनों का हम व्याख्या कैसे करेंगे। तो देखिए लाइनें थी, ये उसकी व्याख्या है। एक सेकेंड पहले अंडरलाइन कर दूं फिर आपको समझाऊंगा। हाँ देखिए ये व्याख्या है कि कवि को हिमालय पर्वत का आंगन बहुत ही पसंद आया। वे यहाँ पर भगवान कुबेर देव की अलका नगरी को ढूंढने का प्रयास करें, यानी कि कवि जो है वो हिमालय पर्वत के आंगन में पहुँच गए और उन्हें वो बहुत पसंद आया और वहाँ पर वो भगवान कुबेर की जो अलका नगरी है, जिसे सोने की नगरी कहा जाता है, उसे ढूंढ रहे हैं, मगर उनको भगवान कुबेर देव की अलका नगरी नहीं दिखी। यहाँ तक कि उन्होंने कालिदास द्वारा मेघदूत कविता में बताई गई आकाश गंगा नदी को भी ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन कभी वह असफल हुए। कवि को एक अनोखी चीज़ बहुत अच्छे से नजर आई। कैलाश पर्वत की ऊंचाई से बादलों को एक साथ टकराते हुए एवं गरजते हुए कवि ने बहुत ध्यानपूर्वक देखा। यानी कि ना तो उन्हें वहाँ पे भगवान कुबेर देव की अलका नगरी मिली, ना ही तो कालिदास के द्वारा जो मेघदूत कविता है उसमें बताई गई आकाश गंगा मिली, लेकिन एक बहुत अनोखी और अच्छी चीज़ उन्हें नजर आई। वो क्या? कैलाश पर्वत की ऊंचाई से बादलों को एक साथ टकराते हुए एवं गरजते हुए कवि ने बहुत ध्यानपूर्वक देख पाया है। ये है उनका बहुत बड़ा मतलब कि बहुत अच्छे से उन्होंने इस चीज़ को एंजॉय किया है। ठीक है, उसके बाद अगला स्टैंजा अगला है और बड़ा है और लास्ट है। ठीक है, उसके बाद हमारी कविता ख़त्म हो जाएगी। वो क्या है देखिए, एक सेकंड। शत निर्जन निर्जन कल मुखरित देवदारू कानन में, शोणित धवल भोज पात्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील को माला डाले, शंख सखीते सुघड़ गलों में, कानों में कुवलय लटकाए, शतदल लाल कमर वेली में, रजत रचित मणि खचित कला में, पान मात्र द्राक्षस पूरति, रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपदी पर, नरम नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे, मदिरा रूढ़ आँखों वाले उन उन्मत्त किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम उंगलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादलों को गिरते देखा है। ये जो स्टैंजा है वो काफ़ी बड़ा है और लास्ट है तो बड़ा तो होना ही है, सिंपल सी बात है। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बताया गया कि बादलों को घिरते देखा है। इस कविता में अंतिम छंद में जो कवि ने हिमालय की प्राकृतिक सौंदर्य का यहाँ पे वर्णन किया है, यानी कि कविता में जो कवि है उन्होंने अंतिम छंद में यहाँ पे कवि ने हिमालय की प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि ने यहाँ देवदारू पेड़ के घने जंगलों और झरनों का भी वर्णन किया है। कवि ने हिमालय पर्वत में रहने वाले लोगों के विषय में लिखते हुए कहा है कि यहाँ के लोग हमेशा सुंदर दिखते हैं एवं हमेशा सज संवर कर रहते हैं। यहाँ की औरतें बालों में गजरा लगाए फिरती हैं एवं किन्नर लोग मदिरा पीकर मस्त रहते हैं। किन्नर लोग हमेशा झूमते गाते हैं, सुर ताल छंद खुद ही बनाकर गाते हैं। कवि ने यह सब अपनी आँखों से देखा है और उन बातों को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। तो ये था बादलों को घिरते देखा है कविता का अंतिम छंद। तो इस तरह से बादलों को घिरते देखा है कविता हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जो कि थी आपकी नागार्जुन वर्मा जी की बादलों को घिरते देखा है कविता। हालांकि देखिए इस वीडियो का जो मतलब कि जो पूरी कविता है उसकी मतलब कि हर एक चीज़ में आपको दोबारा से दिखा रहा हूँ स्टैंजा और व्याख्या। तो आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप वीडियो को रिप्ले कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो बादलों को घिरते देखा कविता है ये बहुत ही अच्छी कविता है। अगर आप कभी हिमालय पर्वत पे जाए या किसी भी पर्वत पे जाते हैं, पहाड़ पे जाते हैं, तो इस कविता को याद कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा इस कविता को समझने के लिए। ठीक है,
तो आई होप दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना। अगर आपको आपकी जो कविता वो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर और भी मिलने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में अगली कविता के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।